सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले चरण में हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। राजनीतिक व्यक्तित्व थे, सरकार के मुखिया थे। वो अपनी तरफ से बता रहे थे कि कोरोना की इस लड़ाई में सरकार किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने का असल दारोमदार जिनके ऊपर है वो हमारे चिकित्सक हैं। कोरोना के इस बार की जो दूसरी लहर है, इसने पूरे वातावरण को थर्रा रखा है, डरा रखा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन विशेषज्ञों से बात करें जिन्होंने इस कोरोना की लड़ाई को फ्रंट पर लेकर लड़ने की जिम्मेदारी संभाली हुई है। निश्चित तौर पर वो हमारे चिकित्सक हैं। तो चिकित्सा जगत के दो खास मेहमान आज इस सार्थक संवाद में हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसबी श्रीवास्तव इस समय जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले भी मुंबई से जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर एसबी श्रीवास्तव से करते हैं। और एसबी जी, बहुत डरे हुए हैं लोग और डरने का कारण भी है। जब पहले दौर आया था महामारी का भारत में, तो आंकड़े कभी 97,000 से ऊपर नहीं जा सके। अभी तमाम आरोप हैं कि तमाम राज्य की सरकारें अपने आप को बेहतर प्रबंधन का साबित करने की खातिर आंकड़ों को छुपा रही हैं। इसके बावजूद भी आंकड़े 2 लाख को पार किए हुए हैं। क्या कुछ बदल गया इस बार इस वायरस के संदर्भ में? जिसने पहले इस देश में 1 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ, अब 2 लाख की छलांग लेने में 2 महीने का भी समय नहीं लिया। क्यों? कुछ कारण खोज पाए चिकित्सक? हिमांशु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने और इस पे एक पॉजिटिव दृष्टिकोण मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जो पहली लहर में जो कोरोना वायरस था उसमें मारने की क्षमता ज्यादा थी जी और इसलिए उसमें फैलने की क्षमता कम थी क्योंकि वायरस जिसको बीमार कर देता था उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती थी या उनको मृत्यु जो है जल्दी हो जाती थी, तो वो वायरस बहुत लोगों को फैला नहीं पाता था जी। दूसरी लहर के वायरस में यह फर्क है कि यह लगभग पिछली लहर से 70% ज्यादा लोगों को फैल रहा है जी। क्योंकि ये फैल इसलिए पा रहा है क्योंकि इसमें मारने की क्षमता कम है और वो व्यक्ति बीमार होता है या उसको कई बार सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, हल्की गले की खराश या बुखार ही होता है या स्वाद नहीं आना, सुनाई कम देना, इस तरह की चीजों से जिसको वो कोरिलेट नहीं कर पाता कि ये कोरोना, और वो दूसरे लोगों को फैलाते जाता है जी। तो मैं इसको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इसलिए मानता हूं कि इससे मृत्यु की संख्या या मृत्यु की दर कम होगी जी। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि मृत्यु की संख्या जरूर बढ़ी हुई है क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है, बहुत लोगों को संक्रमित कर रहा है जी। और इसके कारण जो संख्या है वह बढ़ गई है, दर हालांकि कम है। यह पुरानी और नई उसमें फर्क है और इसीलिए हम बहुत संख्या में लोगों को देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पिछली बार की जो मैक्सिमम गया था वो लगभग 1 लाख के आसपास में गया था, इस बार जो है उसको हम पार कर चुके हैं जी। 2 लाख को पार कर चुका है और इसके इलाज के संदर्भ में भी अफरा तफरी का माहौल है। लाइन लगी हुई है रेमडेसिविर के लिए। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए लोग मारे मारे घूम रहे थे। इस बार ऐसा मान रहे हैं कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना मिल जाएगा, अमृत का कलश उनके हाथ लग जाएगा। जैसे दानवों और देवताओं के बीच में संघर्ष हुआ था अमृत को लेकर, इस समय मेडिकल स्टोर पर वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कैसे भी रेमडेसिविर की डोज हमें मिल जाए। क्या वाकई इतना चमत्कारिक है रेमडेसिविर? अगर है तो फिर वैक्सीन की जरूरत क्या है? सबको एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन ही लगवा दिया जाए, ये जहन में आता है। बतौर चिकित्सक थोड़ी रोशनी डालिए ना आप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि जनता को समझने के लिए है जी कि रेमडेसिविर रामबाण नहीं है जी। रेमडेसिविर एक कुछ चुनिंदा मरीजों में इस्तेमाल करने के लिए है और हम अगर हर किसी व्यक्ति को रेमडेसिविर का इंजेक्शन, जैसा आपने सजेस्ट किया कि एक इंजेक्शन हर किसी को अगर हम दे देते हैं तो वह व्यक्ति को फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% लोगों को किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वतः अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। बचे हुए जो 10% है उनमें से कुछ लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, तो यह संख्या बहुत कम है। किन लोगों को जरूरत पड़ती है यह भी जनता को समझने की जरूरत है कि वह लोग जो 5वें दिन के बाद जिनका बुखार 103 के ऊपर रह रहा हो या दवा लेने के बावजूद 101 के ऊपर रह रहा हो या जिनकी ऑक्सीजन 94 के नीचे आ गई हो,
या 6 मिनट चलने के बाद में वह 5% से ज्यादा कम हो रही हो, ऐसे लोगों को रेमडेसिविर देने से वह फायदा करेगा। और 10वें दिन के बाद भी रेमडेसिविर देने से फायदा नहीं है। सो रेमडेसिविर देने की जो हमारे पास में विंडो है वह समझ लीजिए चौथे दिन से 10वें दिन के बीच में है, और उन लोगों को देना है जो सीरियसली इन्वॉल्व है, जो सीरियसली बीमार है, जो सीरियस है। अगर उसके अलावा लोगों को देते हैं तो उनको फायदा नहीं करता, बल्कि यह मानिए कि किसी एक जरूरतमंद से हम उसका रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो छीन ले रहे हैं। आपकी दलील यह है कि ये गंभीर किस्म की स्थिति में दी जाए, चौथे से 10वें दिन के भीतर में ही दी जाए, तो फिर इतनी बड़ी कतारें क्यों दिख रही हैं? लोग अपने आप में डॉक्टर हो गए, या डॉक्टरों को पता नहीं है कि इलाज क्या करना है, तो लगे हाथ रेमडेसिविर तो लगवा ही दो? क्या है इसके पीछे? दोनों तरह की चीजें जो है उसमें कुछ सच्चाई है। बहुत सारे जो लोग हैं, जन सामान्य है, एक अभी जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसमें एक 12-15 दवाइयों का एक पर्चा सा चला हुआ है, जिसको लोग मान के चल रहे हैं कि इनमें से एक भी अगर हमको नहीं मिली तो कोरोना जो है हमको खत्म कर देगा। और उसमें उसके हर दवा के पीछे बहुत सारा शोध हुआ है। पिछली और इस लहर में यह फर्क है, पिछली लहर में हम कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इस बार हम काफी कुछ जानते हैं। हमारे पास में 1 साल के शोध के रिजल्ट्स भी हमारे पास में है। बहुत अच्छी ट्रायल्स हुई हैं, सॉलिडेरिटी, रिकवरी, ऐसी ट्रायल्स जो हमको ये बता रही है कि किन लोगों को हम फायदा दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिना चिकित्सीय कंसल्ट किए, परामर्श के, अपने आप स्वतः स्वभूत जो है वो दवाइयां ले रहे हैं। वो एक 12-15 दवाइयों का पूरा एक जो है एक पैकेज जैसा मेडिकल शॉप्स पे मिल रहा है कि आपको कोरोना है, ये 12-15 दवा आपको खानी है। उसमें लोगों को ये नहीं मालूम कि क्या उनके लिए वो उचित है, क्या उनको वो नुकसान कर सकती हैं। और कुछ डॉक्टर्स में भी यह संशय है, क्योंकि वह भी ये रहता है कि एक बड़ा स्टेप है। अगर आप कहना चाहेंगे कि हाँ, हम ये 12 में से सिर्फ 3 दवाइयां कारगर हैं, बाकी आप 13 दवाइयां या 12 दवाइयां, 9 दवाइयां बंद कर दीजिए, अब उससे फायदा नहीं है। यह कहने के लिए भी आपको उतना उन शोधों को पढ़ा हुआ, उन शोधों की समझ, उन शोध को किस मरीजों पे उपयोग किया गया, उन दवाइयों को उस स्टडीज में, वो समझ होना जरूरी है। वो समझ होना जरूरी है, कहना है डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी का। हमारे साथ में डॉक्टर जयेश लेले जी जुड़ गए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। लेले साहब, आपका स्वागत है एक गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले। और अभी हमारी बातचीत चल रही थी डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव से, हेड हैं कार्डियोलॉजी के छत्तीसगढ़ में। रेमडेसिविर को लेकर हमारी बातचीत चल रही थी, उस बात को आपके साथ में भी साझा करना चाहते हैं। जो देखो वो रेमडेसिविर को अपनी जेब में डाल लेना चाहता है, अपने घर में रख लेना चाहता है, मान रहा है कि कोरोना आएगा, एक इंजेक्शन लगेगा, कमाल हो जाएगा। आप इतने बड़े चिकित्सक हैं, थोड़ा बताएं ना, क्या जैसे वैक्सीन जरूरी है इस देश में हर व्यक्ति के लिए अब जो 45 साल से ऊपर हैं, तो वैसे ही रेमडेसिविर भी क्या इस देश में हर व्यक्ति के घर में होना जरूरी हो गया है? इतना ही उपयोगी है? रेमडेसिविर का जो यूज है वो वेरी सिस्टमेटिकली होना चाहिए जी। नंबर 1, जितने दिन में, जैसे मतलब 7वें दिन में या 6ठे दिन में जरूरी है तभी होना चाहिए जी। बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं देना चाहिए जी। तो वो जब रेमडेसिविर का लोगों को ऐसा लगता है, अभी देखो क्या इसका इश्यू ऐसा है कि जो केसेस एक 1.5 महीने के अंदर मोर देन डबलिंग रेट पकड़ लिया उसने। आज के तारीख में 2,16,000 2,20,000 केसेस हो गए। तो लोग डर के मारे जो केसेस स्टोर भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कल उनको शायद होएगा तब रेमडेसिविर नहीं होएगा, तो बिना जरूरी भी रेमडेसिविर लेके रखते हैं जी। तो इस बाबत में गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से कंट्रोल करनी चाहिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल में जैसे ऐसे कोई मरीज की जरूर है, वही वो पेशेंट को नाम देके उसको रेमडेसिविर देना चाहिए। आज हम लोग FDA में, जैसे महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली सप्लाई कैसे किया जाए, जिससे पेशेंट्स को या पेशेंट के रिलेटिव्स को तकलीफ न हो और उनको भागम भाग यहाँ से वहां करना जरूर नहीं पड़े। जिसको जरूरी है उसको मिलना चाहिए, जिसको जरूरी नहीं है उसको नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो वो हिसाब से पूरा गाइडलाइन ICMR अगर दे सकती है बराबर टाइम टू टाइम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड डिसाइड कि व्हाट इज द करेक्ट गाइडलाइन, करेक्ट टाइमलाइन टू यूज द रेमडेसिविर। लेकिन आपने कहा ICMR गाइडलाइन जारी करे, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हम उम्मीद नहीं रखते कि वह कोई गाइडलाइन जारी करे डॉक्टर्स को
कि किन पेशेंट्स के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरी है, ना कि कुल मिला के कोरोना हुआ और इंजेक्शन लगवा लिया। लोग तो इस फॉर्मूले पे जाते हुए दिख रहे हैं पूरे देश में। अभी जैसे डिस्कशन में आया है, हमारी कल ही कोरोना की पूरा शाम को कोरोना जो हाईवे के इंटरनल टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई, उसमें ये पॉइंट डिस्कशन में जरूर आया है। और हम लोग 1-2 दिन के अंदर रेमडेसिविर की गाइडलाइंस को हम लोग तैयार करके सबको रिलीज करने वाले हैं। एंड it will be very helpful for the doctors to use as and when and how much to use and whenever necessary you use it. एज से लेके every all criteria will be mentioned in that. बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले कि आईएमए बाकायदा गाइडलाइन जारी करने जा रही है 1-2 दिन के अंदर कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किन परिस्थितियों में और किन के लिए उपयोग में लिया जाए। सारे चिकित्सकों के लिए अपने आप में ये बड़ा मददगार रहेगा। एक और सवाल जिसको लेकर लेले साहब आपके पास जाना चाहता हूं वो है जो दूसरी लहर है, इसमें टेस्ट कौन सा कराएं, इसको लेकर उलझन है। पहले था एंटीजन कराओ, एंटीजन नेगेटिव भी आ जाए तो आरटीपीसीआर करा लो, उससे तो वाकई जो आएगा वही है। पर इस बार बड़ी संख्या में ऐसे केसेस हैं जिसमें एंटीजन भी नेगेटिव है, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव है, और व्यक्ति सीटी कराता तो पता चलता है कि फेफड़े 40%, 50%, 80% तक डैमेज हो रहे हैं। कहां जाए आम आदमी, कुछ बताएंगे बतौर चिकित्सक? बिना आरटीपीसीआर जैसे बेंचमार्क आरटीपीसीआर और उसके साथ में जैसे सीआरपी है, एलडीएच है, डी डाइमर है, वो जो 4-5 टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं उसके साथ में जैसे जरूर पड़ेगा वैसे इवन एचआरसीटी इज नेसेसरी जी। ऐसे बहुत केसेस कम आ गया है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है लेकिन उसको सब तकलीफ दिख रहा है लंग्स के अंदर। लेकिन ऐसा हो रहा है कि पहले दिन आप अगर आरटीपीसीआर बहुत जल्दी करवाओ तो एकदम नॉर्मल दिखाएगा, लेकिन उसको बुखार होएगा और वो 2 दिन के बाद में आरटीपीसीआर रिपीट करो 3 दिन के बाद में तो डेफिनेटली विल शो दैट एचआरसीटी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो उसका टाइमलाइन करना और उसको मॉनिटर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एडवाइज पेशेंट इज आइसोलेशन व्हेनेवर फीवर, whoever it is has to be isolated for 1 week in the house and follow the fever guideline, follow the oxygen saturation, बेसिक टेस्ट। एंड अगर बुखार रहता है तो डॉक्सीसाइक्लिन चालू कर देते हैं। वो 3rd और 4th के ऊपर डेफिनेटली ब्लड टेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी करेंगे टेस्ट तो नेगेटिव आ सकता है। लेकिन आज तक रैपिड एंटीजन में अभी मैं जास्ती निर्भर रहता हूँ, जास्ती करके आरटीपीसीआर के ऊपर ही मैं निर्भर रहता हूँ, क्योंकि जैसे आरटीपीसीआर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। डॉक्टर जयेश लेले भी इसमें श्रीवास्तव जी मैं आपके पास में आता हूँ। खतरनाक दौर से गुजर रहे हम। पहले लोगों को कोरोना होता था, हफ्ते भर 15-15 दिन तक लोग लड़ाई लड़ते थे, उसके बाद तय होती थी कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। पर अभी तो कोरोना के संदर्भ में आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, आदमी तीसरे दिन दुनिया छोड़ गया है। ऐसे केसेस भी सामने हैं। छत्तीसगढ़ के तो कोरोना के जो नियंत्रण प्रभारी हैं डॉक्टर सुभाष पांडे जी, उनका पता चला कि आज हुए हैं 2 दिन बाद वह हमारे बीच में नहीं रहे। थोड़ा दृष्टि डालेंगे, 1 हफ्ते तक इंतजार कौन करेगा? जी हिमांशु जी, 2 चीजें मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा। एक तो हमें एंटीजन या आरटीपीसीआर पे निर्भरता अभी बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट कराने जाते हैं वो भी एक संभावना है, क्योंकि टेस्ट भी सब जगह सुलभ नहीं है, और एक संभावना रहती है कि उस समय हम नेगेटिव पेशेंट भी उस टेस्ट के दौरान भी संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इस वाली जो स्ट्रेन है इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एन और एस प्रोटीन, वो नहीं होने के कारण आरटीपीसीआर में यह टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है जबकि संक्रमण हो चुका होता है। इसलिए भी हमारे को आरटीपीसीआर पे अपनी निर्भरता कम रखनी चाहिए। बहुत सरल है, अगर आपको इस समय कोई भी जो कोरोना के लक्षण हो रहे हैं उनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो जो सबसे प्रबल और पहली संभावना होगी वह कोरोना होने की होगी, क्योंकि यह मौसम नहीं है कि कोई और फ्लू इस समय उस पेशेंट को हो। गर्मी का मौसम है लगभग पूरे भारतवर्ष में, और इस समय किसी अन्य तरह के फ्लू के होने की संभावना बहुत कम है जब चारों तरफ जो है कोरोना फैला हुआ है। तो पहली संभावना रोकना चाहूंगा डॉक्टर एसबी श्रीवास्तव जी, कौन से लक्षण पे जाएं? आपने तो शरीर की किसी तकलीफ को छोड़ा ही नहीं है जिसको कोरोना से रिलेट नहीं कर दिया है। पीठ में दर्द हो जाए ये भी कोरोना का लक्षण है, पेट में दर्द हो जाए वो भी कोरोना का लक्षण है, माथा दुखे तो कोरोना का लक्षण है, सांस फूलने लगे तो कोरोना का लक्षण है। कुल मिला के हर सांस के साथ आदमी डरा हुआ घर में मौजूद है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने इतने लक्षण दिखा दिए कि कौन सा ऐसा शरीर है जो इस लक्षण के साथ नहीं होता। जी,
अगर हम फिर समझें कि किन मरीजों को कितने प्रतिशत कौन से लक्षण होते हैं जी। तो बहुत जो है बुखार आने का लक्षण वो लगभग 70 से 90% लोगों को होगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन रहेगा। अभी जो नए स्ट्रेन के साथ में है आपका स्वाद जाना वो बहुत ज्यादा है, पिछली बार यह 8% के करीब था, इस बार यह 50% से ज्यादा मरीजों को हो रहा है जी। लगभग 20% मरीजों को सुनाई कम देता है, गले में खराश भी 70-80% लोगों को हो रही है, बदन में दर्द लगभग 70 से 90% लोगों को है। सो ये कॉमन जो है जो जितना कॉमन लक्षण रहेगा वो उसकी होने की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। इसके साथ में जो अन्य कारणों से होंगे वो 1 या 2 दिन में ठीक होने की संभावना रहेगी। उसमें जो है कफ या खांसी वह तीसरे दिन के बाद में आती है, बुखार के तीसरे दिन के बाद में आती है। ये भी एक साइन है, क्योंकि बाकी जो फ्लू होते हैं उनमें खांसी लगभग बुखार आने के साथ में शुरू हो जाती है। तो ये कोई मूलभूत अंतर है जिनकी और डॉक्टर इसमें हमें दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जयेश लेली जी, एक और समस्या के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये है कि तमाम अस्पतालों में अब इलाज की बुनियादी शर्त है कि आपकी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब दिक्कत यह है कि जिस प्रकार के लक्षण कोरोना के हैं उनमें RT-PCR में भी निगेटिव है, एंटीजन भी निगेटिव है। मरीज जाए तो जाए कहाँ? घर में रहने के हालात नहीं है, अस्पताल लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। क्या एडवाइस करेगा IMA? इसके संदर्भ में कुछ नियम बदलेंगे डॉक्टर्स? नहीं, ऐसे केसेस बहुत कम है जहां तक मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट के सेक्टर में कोई भी पेशेंट मरीज को नामंजूर नहीं किया जा सकता, रिटर्न नहीं किया जा सकता। स्पेशली जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट सेटअप है, स्पेशल सेटअप फॉर कोरोना जी, तो वापस करनी चाहिए 2 दिन के बाद में, और डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगी ऐसा हो सकता है। कोई किट में भी थोड़ा सा कभी कभी इम्यूनिटी का इश्यू होता है, और किट बदली करने से अगर ऐसा लगता है तो किट बदली करके टेस्ट कर लेना जरूरी है। ऐसे में लोगों का कोरोना है पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, और ऐसे उन लोग को पेशेंट को लेके ऑब्जर्वेशन में, मतलब जैसे समझो ब्रेथलेसनेस है, ऑक्सीजन की जरूरी है, तो उसको कोरोना वार्ड में नहीं लेकिन कोरोना के बाहर के ऑब्जर्वेशन वार्ड में डेफिनेटली एडमिट करना चाहिए। कोई भी मरीज को वापस नहीं भेजना चाहिए, वो 100% है, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। किसी मरीज को वापस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो जयेश जी वो ये है कि अस्पताल जाए कौन, किस परिस्थिति में जाए? एक वर्ग ऐसा है जिसको जैसे ही पता चलता है कि मेरे जो ये कोरोना हुआ है वो तुरंत बड़े से बड़े अस्पताल में जाके एक बिस्तर में कब्जा कर लेना चाहता है, कमरा पकड़ लेना चाहता है, भूले से भी किसी और के लिए नहीं, मैं कैसे वहां पे सुरक्षित लेट जाऊं। बतौर चिकित्सक आपसे जानने में दिलचस्पी है, किसको जाना है अस्पताल, किस परिस्थिति में जाना है? क्योंकि अस्पतालों में जगह है नहीं, लोग लाइन में लगे हैं। जिसकी सांस उखड़ रही है वो दालान में बैठा है, और जो आराम से टीवी देख रहा है वो बिस्तर पर लेटा है। क्या कहें? देखो, हर एक के मन में जो डर की भावना है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ फियर, जी, डर है, तो उन लोग सोचते हैं कि अभी ऐसा ये, अभी एक टाइम मैंने देखा कि पूरी फैमिली पॉजिटिव दिखती है, तो वो अगर पेशेंट समझता है कि मैं जाके बेड सिक्योर कर लूं तो मेरे पीछे वो बेड दूसरा किसको मिल सकता है, मेरे पेशेंट को, भाई बहन को मिल सकता है, और उन लोगों को सेफ्टी फर्स्ट है। तो नेचुरली ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं अपना खुद का सिक्योर कर लूं। उसको जरूरी है क्या नहीं है, लेकिन उसको बेस्ट बेड लेना जरूरी है ऐसे वो समझता है, वो जाता है हॉस्पिटल में। कितने हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को जैसे घर पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, घर पे आइसोलेशन और क्वारंटाइन कर सकते हैं, ऐसे काफी मरीज होते हैं, तो उन लोग को रहना चाहिए घर, लोगों को घर में रहना चाहिए, डॉक्टर जयेश लेली का कहना है। लेकिन इसमें श्रीवास्तव जी, मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों की जानकारी के लिहाज से, किस परिस्थिति में आपको घर में रहना है, किस परिस्थिति में आपको आइसोलेशन सेंटर में जाना है, किस परिस्थिति में कोविड सेंटर जाना है, और किस परिस्थिति में आपको अस्पताल जाना है। और जहाँ तक ICU की बात है तो वो तो आपकी कंडीशन के आधार पर फिर अस्पताल में डॉक्टर ही तय करते हैं, आप तो तय क्या करेंगे कि ICU में कैसे जाएं। तो थोड़ा रोशनी डालिए ना, किन परिस्थितियों में कहाँ कदम बढ़ाए? जी हिमांशु जी, मैं एक कदम पीछे हटना चाहूंगा। और जी, जब लेली जी ने कहा कि CT स्कैन जो है वो बहुत सारे मरीजों को कराना है, CT स्कैन की आवश्यकता भी बहुत कम मरीजों को है। जी, CT स्कैन की आवश्यकता उन्हीं मरीजों को है लगभग जिनको एडमिशन की जरूरत होगी।
एडमिशन की जरूरत या हॉस्पिटल जाने की जरूरत उन मरीजों को है जिनको बुखार 5वें दिन के आगे भी आ रहा है और बुखार 103 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, या दवा पैरासीटामोल जैसी दवा को लेने के बाद 101 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। अगर आपको 99-100 का बुखार है तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी खांसी लगातार इन 5 दिनों में के बाद चले जा रही है तो आपको अस्पताल की जरूरत हो सकती है। अगर आपकी सांसें फूल रही हैं तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत हो सकती है। अगर बहुत सरल एक मैं आपको टेस्ट बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में 6 मिनट सैचुरेशन नापते हैं, अगर उसमें 5% यानी लगभग 100 में 5 से ज्यादा की गिरावट हो रही है तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, और अगर इससे कम की हो रही है तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 2 चीजें हैं वो चिकित्सीय जगत से संबंधित हैं, लेकिन अगर आपका सीआरपी का लेवल बहुत एक्यूटली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्योंकि हमको 2 चीजों का जो है भय रहता है। एक बार सीआरपी का अर्थ तो समझाएंगे डॉक्टर एस बी श्रीवास्तव? आप तो चिकित्सक, आपने सीआरपी बोल दिया, पर एक सामान्य आदमी के लिए सीआरपी मतलब क्या है? कार का कोई फार्मूला है, केमिस्ट्री का कोई फार्मूला है? जी, बहुत बढ़िया चीज है। ये ब्लड का एक टेस्ट है जिसमें हमको यह पता चलता है कि हमारे शरीर का जो है साइटोकाइन, हमारे शरीर का जो डिफेंस है वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है जी। तो हमारा जो कोरोना है उसमें 2 तरह से जो है मृत्यु की संभावना बनी रहती है। एक तो जो लंग का कोरोना है उसके कारण लंग्स खराब हो और हमारे को ऑक्सीजन पर्याप्त ना मिले। दूसरा, हमारा खुद का डिफेंस, हमारी खुद की इम्यूनिटी जो है वो इतनी प्रबल हो जाए कि वह शरीर को ही खा जाए और शरीर की मृत्यु की तरफ ले जाए। तो ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई है, लगभग 2 चीजें वही हैं कि अगर आपकी सांस फूल रही है, 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे आ रहा है बैठे हुए भी, तो ये सारी चीजें लंग कोरोना की तरफ चिन्हित करती है, इंगित करती हैं। और जो साइटोकाइन वाला कोरोना है उसमें आपको सीआरपी अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो जी, वो बताता है, या आपका चेस्ट स्कोर, सीटी स्कोर 13 से मतलब 50% से ज्यादा हो, तो ये सारी सिचुएशन है जहां पर आपको एक अस्पताल में जाने की जरूरत है। और उसके बाद वहां पर आपको भर्ती की आवश्यकता है, आईसीयू में या सामान्य वार्ड में, या आइसोलेशन, होम आइसोलेशन की आवश्यकता है, वहां के चिकित्सक के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि अभी बिस्तरों की कमी सभी जगह है। हो सकता है कि आप एक अपने जो है दमखम से अगर बिस्तर ले लेते हैं, आप उस बिस्तर की एवज में किसी और की जान भी ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर एस बी श्रीवास्तव की। आप अपने प्रभाव से अस्पताल में बिस्तर ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका यह दबाव और आपका यह प्रभाव किसी की अकाल मौत का कारण बन रहा हो। उस जिम्मेदारी से आने वाले समय में आप कैसे अपने आप को मुक्त करेंगे, ये आपके लिए सोच का विषय होना चाहिए। अगर आपने गैर जरूरी होते हुए भी ऐसी आपदा के समय में बिस्तर को कब्जाने की कोशिश कर रखी है। पर लीले साहब, जो बात कही सीटी स्कोर के संदर्भ में, थोड़ा सीटी स्कोर के संदर्भ में आप स्पष्ट करेंगे, क्या सीटी स्कोर कितनी गंभीरता से लिए जाने का है? सीटी स्कोर और वायरल लोड जी, ये 2 चीज है। तो वायरल लोड जब भी जास्ती होता है जी, तभी सीटी स्कोर कमती होता है जी। और जैसे नॉर्मली पेशेंट्स का सीटी स्कोर जैसे हम लोग देखते हैं 24, 25, 27 के ऊपर हो जाता है जी। अगर उससे अगर नीचे होता है सीटी स्कोर, तो डेफिनेटली चांसेस है कि उसका वायरल लोड जास्ती होगा। ये दोनों रिवर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं। लेकिन इसका जो 2-3 रिसर्च पेपर आए थे इसमें इन्होंने पहले दिखाया था कि ऐसा है, लेकिन वो 100% नहीं है, और वो 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में ये बदली भी हो सकता है। इसके लिए उसके ऊपर हम लोग को जास्ती सीटी स्कोर अगर बहुत जास्ती है, 30 है, तो बोलना ऐसा नहीं चाहिए कि मैंने नहीं, आपको कोई एकदम मामूली बीमारी है या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो जो इश्यूज है उसके लिए हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि जैसे ही मैं तो देखता हूँ कि आप सीटी स्कोर के ऊपर मत जाइए, आप पॉजिटिव है, आपको 14 दिन आपको अच्छी तरह से घर पे रहना है, तो आपको ठीक हो के आपके आजू बाजू वालों को बीमार होने से बचाना है। इसके लिए मैं जास्ती टाइम देता हूँ उनको बताने के लिए, क्योंकि वो जास्ती इंपॉर्टेंट है। ये तो आदमी बीमार तो हो ही गया, लेकिन वो ऐसे सोचेगा कि चलो मेरा सीटी स्कोर जास्ती है, मैं फ्री हूँ, मेरा तो 8 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तब तक और 10 पेशेंट को बीमारी कर देगा। तो ऐसा अगर हम लोग को लग रहा है अगर सीटी स्कोर बहुत कमती है या सीटी स्कोर बहुत जास्ती है, तो मैं ऐसे लोगों के पास में आफ्टर 3 या 4 डेज रिपीट करवाता हूँ। और एट द सेम टाइम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सीआरपी है, एलडीएच है, डी डाइमर और टीरपेरेटिन है, ये जो 4 टेस्ट है ये पहले 2-3 दिन में बहुत नहीं बढ़ते हैं,
ये बढ़ेंगे जास्ती एट द एंड ऑफ द 5th डे, 6th डे, 7th डे। और वो टाइम पे जैसे ब्लड कोआगुलेशन है या लंग्स में कुछ ब्लड क्लॉट तैयार होना, ये वो टाइम से मतलब 5वें, 6 से 8वें दिन तक ये 3 दिन बहुत क्रुशियल माने जाते हैं। तो वो 3 दिन के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। तो खाली एक सीटी स्कोर का बहुत वैल्यू नहीं है। मैं अब आखिरी बातचीत पे आता हूँ इसमें श्रीवास्तव जी, और वो है वैक्सीन के संदर्भ में। वैक्सीन को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। एक बड़ा वर्ग है देश में जिसे लगता है ये फालतू की चीज़ है और पता नहीं शरीर को और क्या नुकसान करेगी, कोरोना से बचाएगी नहीं बचाएगी वो तो पता नहीं, पर बाकी नुकसान ना कर दे। एक दूसरा, अभी बड़ी संख्या में खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं कि लोगों को 1 डोज 2 डोज भी लगे और उसके बावजूद भी लोग संक्रमित हो गए। तो फिर जाके इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है? बतौर चिकित्सक थोड़ा रोशनी डालेंगे वैक्सीन के संदर्भ में, कुछ उपयोगिता है या एक तमाशा भर के रह गया वैक्सीन कार्यक्रम? जी, एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा कि वैक्सीन की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। उसको आप बार बार बोले तो भी वो उसकी कमी या उसमें कहीं उसकी महत्ता कम नहीं हो सकती है। वैक्सीन के बाद भी लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन हमारे सैनिक शरीर के अंदर सैनिक तैयार करती है। उस प्रक्रिया में समय लगता है। तुरंत वैक्सीन काम नहीं करती है, 15 से 30 दिन के करीब काम करती है। और जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें डेफिनेटली गया है कि उनमें गंभीर रूप से कोरोना संक्रमण के बाद भी बीमार नहीं किया है या उनमें मृत्यु कम हुई है। जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें जिन लोगों को वैक्सीन लगी है 12 लाख लोगों में 1 या 2 मृत्यु हुई है। तो यह हम बिल्कुल क्लियर कट समझ सकते हैं कि वैक्सीन जो है लोगों को की जान बचा रही है, उनको गंभीर रूप से बीमार होने से बचा रही है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद में उनकी इम्यूनिटी कितनी देर में डेवलप हो रही है उसमें भिन्नता हो सकती है। इसलिए लोग कहीं भी संशय नहीं रखें और जिनको एलिजिबिलिटी है, इनफैक्ट ये है कि एलिजिबिलिटी तो 18 साल या 12 साल के ऊपर ही हो जानी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन कम है इसलिए जो ज्यादा एलिजिबल लोग हैं उनको पहले दी जा रही है और वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से आने वाले समय में जीत सकते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अजमेर श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वैक्सीन का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप पात्रता की श्रेणी में हैं तो समय मत गवाइए, तुरंत वैक्सीन लगवाइए। ये एक कवच है जो आपको इस लड़ाई में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी जिंदगी को बचाता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की संभावनाओं को कम करता है। अगर आप इसके संदर्भ में संशय रख रहे हैं तो तय बात है इस लड़ाई में आप अपने आप को हराने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो कुछ जानकारी आपके माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मुख आई हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए वो लाभान्वित रहेंगी और जो एक वातावरण कोरोना के चलते निराशा का है, आशंका का है, संशय का है, दहशत का है, उससे उभरने में आज का ये कार्यक्रम मददगार रहा होगा। तो अब मुझे दीजिए याद, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ सार्थक संवाद के तहत, पर आज इतना ही। सादर प्रणाम।